हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो लास्ट के वीडियो में बैलेंसिंग देख लिए थे थ्रू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, आज के वीडियो में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के बारे में बातें करेंगे एंड एन फैक्टर के बारे में भी बातें होंगी। ठीक है, सो सबसे पहले ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, अब इसका क्या यूज़ आ गया। सो दरअसल मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आपको तो पता ही है कि आपके पास अगर कोई रिएक्शन हो रहा है देन उसके प्रोडक्ट्स आपको पूरे पूरे आने चाहिए। along with that प्रोडक्ट आने के बाद से आपका जो है वो रिएक्शन भी आपको बैलेंस करना है एंड देन फिर आप स्टोइकियोमेट्री के मदद से जो भी अननोन डेटा जिसको निकालना है वो आप कैलकुलेट कर लोगे। बट व्हाट इफ कि अगर आपके पास रिएक्टेंट तो आपको पता है बट आपको जो प्रोडक्ट है, ओके, वो पूरा प्रोडक्ट नहीं पता है। ओके, कंप्लीट प्रोडक्ट आपको पता नहीं है एंड जब आपको कंप्लीट प्रोडक्ट पता नहीं है देन व्हाट यू विल डू। ठीक है, सो क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना ही है, एजेंडा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने का है। एंड उस केस में अगर आपको पूरा प्रोडक्ट ही नहीं पता है देन आप रिएक्शन को बैलेंस भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ, आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाओगे देन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, राइट। सो हम लोग अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का सहारा लेंगे उस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो दरअसल ये लॉ क्या बोलता है, ये एक चीज बोलता है कि लाइक ए प्लस बी, बेसिकली जो आपके रिएक्टेंट है वो कंबाइन करके सी और डी बना रहे हैं। देन जो भी इक्विवेलेंट होगा ए का, ठीक है, वो बी के इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ठीक है, सिंपली ये लॉ ये बोलता है। सिमिलरली जो बन रहा है, ठीक है, विच इज सी, तो वो सी के इक्विवेलेंट के भी बराबर होगा। एंड द लास्ट वन इज लाइक डी, बी है सो वो इक्विवेलेंट ऑफ डी के भी बराबर होगा। मतलब जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज हैं एंड जो भी जो आपका फॉर्म्ड प्रोडक्ट है जो भी है उनके इक्विवेलेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड जब उनके इक्विवेलेंस इक्वल होंगे देन लेट्स सपोज कि आपको ए का मास दिया हुआ है एंड आपसे पूछ रहा है कि बताओ सी का मास कितना होगा। ठीक है, यही पूछता है। या फिर दूसरा फॉर्मेट क्या होता है कि लेट्स सपोज ए के मोल्स वो आपसे आपको दे देता है एंड पूछता है कि बताओ डी के मोल्स कितने होंगे, है ना। तो अब हम लोग इस इक्विवेलेंस का सहारा लेंगे एंड चीज़ें हमेशा मोल्स एंड मास से डील होती है, राइट। कभी कभी वॉल्यूम भी आता है। तो अब इस इक्विवेलेंट को हम लोगों को एक्सप्रेस करना होगा इन टर्म्स ऑफ मास। तो आपको तो नंबर ऑफ मोल्स पता ही है, राइट। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास बाय मोलर मास। वैसे ही यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होगा व्हिच वुड बी लाइक मास बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे आप इक्विवेलेंट मास देख रहे हो देन ये आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो दरअसल इक्विवेलेंट मास जो होता है, इक्विवेलेंट मास ये होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो आई बिलीव आपको मोलर मास तो आता ही होगा कि क्या होता है ना। सो इस चीज को अगर मैं यहाँ फीड कर रहा हूँ देन मैं एक चीज लिख सकता हूँ दैट कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस will be equal to mass by molar mass into n फैक्टर। एंड अगर आप यहाँ महसूस कर पा रहे हो देन इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल्स। सो इट वुड बी लाइक नाउ नंबर ऑफ इक्विवेलेंस विल बी इक्वल टू मोल्स इनटू n फैक्टर। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको ए के क्या दिए जा सकते हैं, मोल्स दिए जा सकते हैं। आपको ए के जो है वो मास दिए जा सकते हैं एंड आपसे पूछा जा सकता है कि सी का मास कितना है या फिर डी के मोल्स कितने हैं एंड सो ऑन। तो उस केस में ना वो आपको मैंने बोला कि इक्विवेलेंस बराबर होंगे एंड उस इक्विवेलेंस को अब हम लोगों को रिलेट करना है इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, एंड एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो वहां पे अभी मैंने आपको दिखा दिया। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं देन एक टर्म निकल कर आ रहा है विच इज न्यू फॉर यू पीपल, दैट इज एन फैक्टर। सो अगर मैं एन फैक्टर के बारे में बातें करने जाऊं देन इसको हम लोग यू नो और भी एक नाम से बोलते हैं इसको, लाइक इट इज कॉल्ड एज वैलेंसी फैक्टर। एंड इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब साफ साफ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल।
पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, उस मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो है वो रिएक्शंस के अंदर एन फैक्टर को डील करना है, बट वो आपसे सवाल इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन को छोड़ के सिंपली एक आयन दे सकता है और पूछ सकता है कि उसका एन फैक्टर कितना होगा। कोई एक एसिड दे देगा, आपसे पूछ सकता है एन फैक्टर कितना होगा। तो छोटे छोटे लेवल्स पे अगर उन सारे को ध्यान में रखते हुए अगर मैं एन फैक्टर के बारे में बातें करने के लिए जाऊँ, तो सबसे पहले आपके पास आता है आयन्स। अगर आयन्स के बारे में मैं लिखने के लिए जाऊँ, देन इट इज़ लाइक Na प्लस Mg+2, इस टाइप से n-3। यहाँ पे आपको एन फैक्टर जो है वो आयन्स के लिए जो भी आयन्स के ऊपर चार्ज, लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वो लिखना है। सो सोडियम के लिए Na+ के लिए यू विल हैव एन फैक्टर 1, मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम+2 के लिए यू विल हैव एन फैक्टर 2, n-3 के लिए यू विल हैव एन फैक्टर एज 3, नाइट्राइड के लिए यू विल हैव एन फैक्टर 3, राइट। अगर मैं फिर उसके बाद सॉल्ट्स के बारे में लिखने के लिए जाऊँ, salts like you have NaCl। अब आपको पता है NaCl के अंदर you will be having Na plus and Cl minus। so अगर आप Na+ के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करोगे, ओके, इट विल बी 1। Cl के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बातें करोगे देन इट विल बी 1। ठीक है, सो इस केस के अंदर जब आपके पास सॉल्ट रहता है ना, तो एन फैक्टर जो होता है वो होता है LCM ऑफ केटायन एंड एनायन। एंड अगर ऐसा है देन यहाँ पे 1 and 1 कैल्शियम क्या होगा, आंसर इज 1। तो आप ध्यान रखिएगा इसका। फॉर एसिड्स के बारे में अगर मैं बात करने जाऊँ, देन एन फैक्टर जो होता है एसिड्स के लिए वो उनके बेसिसिटी के बराबर होता है। एंड बेसिसिटी से मेरा बोलना ये है कि कितना नंबर ऑफ H+ आयन आपका जो एसिड है, ओके, वो डोनेट कर सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट HCl, देन HCl तो एक ही आयन डोनेट कर सकता है, H+ आयन डोनेट कर सकता है, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 1, राइट। उसके बाद से अगर मैं H2SO4 की बात करूं, H+ डोनेट कर सकता है 2, तो इसका एन फैक्टर अभी आपको 2 लेके चलना है। बट देयर आर रिएक्शंस जहाँ पे सिर्फ एक ही H+ यूज में आए, ठीक है, तो उस केस में एन फैक्टर 1 हो जाएगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट लाइक H3PO4, ठीक है, and then H3PO3 and then H3PO2। so H3PO4 के केस में एन फैक्टर जो है वो 3 होगा, देर इज नो प्रॉब्लम। बट द मोमेंट जब मैं ये क्वेश्चन देता हूँ स्टूडेंट्स को H3PO3 के बारे में, देन उसका वो एन फैक्टर जल्दी जल्दी में 3 बोल देते हैं, एंड H3PO2 के बारे में भी उसका एन फैक्टर वो लोग 3 बोल देते हैं। सो दरअसल अगर आप H3PO4 के पॉइंट ऑफ व्यू से एन फैक्टर 3 बोल रहे हो, देन देर इज नो प्रॉब्लम, आप सही जा रहे हो। बट अगर आप एन फैक्टर 3 बोल रहे हो H3PO3 का, देन फिर आप गलत हो। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर से डील करना आना चाहिए। एंड अगर मैं H3PO3 की स्ट्रक्चर के बारे में बातें करने जाऊँ, देन इट इज लाइक P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड H। तो जो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से एसोसिएटेड है, वही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा, ये वाला हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये हाइड्रोजन और यही हाइड्रोजन को आप सिर्फ साइड कर सकते हो, एंड ये बोल सकते हो कि वो डोनेट करेगा अपना H+, विच मीन्स इसका एन फैक्टर जो है वो 2 होगा, इट शुड नॉट बी 3। सिमिलरली अगर H3PO2 के बारे में आप स्ट्रक्चर लिखने के लिए जाओगे, देन व्हाट यू विल बी फाइंडिंग, P डबल बॉन्ड O, OH, देन H एंड H। देखो आप, एंड यहाँ पे अगर आप महसूस कर पा रहे हो, देन सिर्फ एक ही हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से एसोसिएटेड है, हेंस इसका एन फैक्टर जो है वो 1 होगा। एंड आप H3PO4 का स्ट्रक्चर बना सकते हो अब, राइट। क्या होगा बोलो, यू विल बी हैविंग P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जुटा हुआ है, सो इसका एन फैक्टर 3 होगा। नाउ
अगर मैं रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एन फैक्टर के बारे में बातें करने के लिए जाऊँ, जैसा कि मैं ऊपर बोल रहा था कि H2SO4 ये 2H+ दे सकता है, बट अगर रिएक्शन में सिर्फ एक ही H+ देगा, देन आपको सिर्फ उसी H+ का कंट्रीब्यूशन के बिहाफ पे एन फैक्टर का जजमेंट देना है. सो इट इज़ लाइक H2SO4, ठीक है, ट्रीटेड विथ NaOH gives NaHSO4 and there is a water. यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, एंड अगर मैं एन फैक्टर के बारे में बातें करने के लिए जाऊँ, देन एक हाइड्रोजन यहाँ से हट रहा है, ठीक है, एंड एक सोडियम आके उसको रिप्लेस कर रहा है, तभी तो NaHSO4 बन रहा है, विच मीन्स यहाँ पे H2SO4 का एन फैक्टर आप फट से 2 मत बोल देना, वो गलत हो जाएगा. वहाँ से एक ही H+ निकल रहा है, एंड अगर एक ही H+ निकल रहा है, देन उसका एन फैक्टर जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है. इट शुड नॉट बी 2. इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है. अगर यहाँ पे दूसरा रिएक्शन में बोलता है लाइक यू हैव H2SO4 NaOH gives Na2SO4, है ना, एंड देन H2O. उस केस में आप बोल सकते हो कि यहाँ पे H2SO4 के अंदर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो है वो सोडियम से रिप्लेस हुआ है, हेंस इसका एन फैक्टर 2 के बराबर है, ठीक है. अगर NaOH के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बातें करने के लिए जाऊँ एन फैक्टर, देन इसका एन फैक्टर अभी भी कितना है, 1 है, और पहले भी कितना था, 1 ही था. आप जरूर बोल सकते हो कि यहाँ पे गुरुजी NaOH जो है वो 2 मोल यूज होगा, ठीक है, 2 Na+ जा रहा है, बट एक NaOH के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर करना है, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा था, राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल, ठीक है. सो अगर पर मॉलिक्यूल देखने के लिए जाओगे, देन वो तो 1 ही होगा, एंड अगर वो 1 होगा, देन उसका एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है. नाउ एन फैक्टर के बारे में ये बोला जाता है कि एन फैक्टर इज इक्वल टू लाइक, एक फॉर्मूला लोग लिखते हैं कि नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन अ रिएक्शन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, ठीक है. ये फॉर्मूला निकल कर आता है एन फैक्टर का, तो ये दरअसल कुछ भी नहीं है. ये जो स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है वो यही है. अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, ये स्टोइकियोमेट्री NaOH का कोफिशिएंट कितना था, 2 था, तो उसने लाइक नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट. सो हर टाइम पर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में हमें आंसर करना है, तो ये फॉर्मूला निकल कर आता है, ठीक है. हम लोग इस फॉर्मूले का भी यूज करेंगे, बट एट द सेम टाइम हम लोग शॉर्टकट्स भी देखेंगे, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट one important oxidizing agent which is called as KMnO4. ओके, KMnO4 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, एंड यहाँ पे अगर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बातें करने जाऊँ, देन वो +7 निकल कर आएगा. ये मैंगनीज अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है. तो अब ये अपने आप को +8 +9 में नहीं जा पाएगा, ये कभी भी होगा तो +6 होगा, +5 होगा, बेसिकली अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा. सो दरअसल इसके कारण इसको KMnO4 को बोला जाता है कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मतलब क्या है, ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, और खुद क्या होगा, खुद इसका रिडक्शन होगा, एंड अगर रिडक्शन होगा तभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, राइट. सो आपको ये बात याद रखनी है कि MnO4 माइनस या फिर KMnO4, अगर मैं इसके काउंटर आयन की बात करूं, लाइक पोटेशियम में हटा दिया, तो इसके इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि मीडियम स्पेसिफिक हैं. लाइक अगर मैं एसिडिक मीडियम की बात करूं, ठीक है, देन MnO4 माइनस अपने आप को एसिडिक मीडियम में Mn+2 में चेंज करता है. ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है. एंड न्यूट्रल या फिर स्लाइटली एल्कलाइन, वहाँ पे वो अपने आप को MnO2 में कन्वर्ट करता है, जहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है. एंड हाईली बेसिक मीडियम के अंदर वो अपने आप को MnO4 -2 में कन्वर्ट करता है, जहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है. तो ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग MnO4 माइनस, ठीक है, आपको याद रखना है.
अब हम लोग रिएक्शंस देखेंगे एंड उन रिएक्शंस के अंदर देखेंगे कि एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहला है लाइक कि इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, ये दरअसल डी ब्लॉक का पार्ट है, रेडॉक्स के अंदर भी मैं लिख रहा हूँ। इन एसिडिक मीडियम MnO4 माइनस या फिर KMnO4 ऑक्सीडाइजेस फर्स्ट पार्ट इज लाइक Fe+2 को वो Fe+3 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो सारा रिएक्शंस अगर मैं लिखने के लिए जाऊं देन इट वुड बी लाइक MnO4 माइनस ओके प्लस Fe+2 एंड ऑफ कोर्स एसिडिक मीडियम है तो H+ तो होगा ही एंड विल बी गिविंग यू व्हाट। एसिडिक मीडियम में बोलो, मैंने बोला MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होता है, Mn+2 में, एंड Fe+2 जो है वो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे अब आपसे पूछेगा वो एन फैक्टर कैलकुलेट करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं करना है। अगर बैलेंस कर दोगे तो फिर मोल से नहीं कर लेंगे क्या हम लोग, राइट। सो आप यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, +7 मैंगनीज +2। सो आप चेंज कैलकुलेट करने के लिए जाना कितना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ 5 का है, +5 मत लिखो, 5 का लिखो, ओके। नाउ अगर मैं एन फैक्टर लिखने के लिए जाऊं देन इट वुड बी लाइक चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ मैंगनीज एटम। सो आपके पास यहाँ कितने एटम्स है मैंगनीज के, एक है। सो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 5। ये एन फैक्टर मैंने MnO4 माइनस का लिखा है। सो हमेशा आपको क्या करना है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, राइट। एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अब हम इंटरेस्टेड हैं किसका एन फैक्टर निकालने के लिए गाइस, MnO4 माइनस का। तो वहां कितने मैंगनीज एटम है, 1। सो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। नाउ Mn+2 के लिए अगर आपसे कोई बोले एन फैक्टर निकालने के लिए तो फंडा अभी भी सेम है, आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ही देखना है, कितना है 5, एंड कितने मैंगनीज एटम है ब्रो, आंसर इज 1। सो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 5। आपको ऐसे ही डील करना है। अगर Fe के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जाऊं लिखने देन यहाँ पे आपका चेंज कितने का है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो 1 का है, एंड यहाँ पे आपके पास कितने Fe हैं, आंसर इज 1। सो अगर मैं इसका एन फैक्टर लिखने के लिए जाऊं देन वो कितना हो जाएगा, चेंज इनटू 1 इज 1। एंड अगर मैं इस Fe का एन फैक्टर लिखने के लिए जाऊं देन वो कितना होगा, 1 इंटू 1 अगेन विच इज 1, राइट। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बैलेंसिंग। अगर मैं MnO4 माइनस की रिएक्शन लिखने जाऊं विथ Mn+2, हम अब यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं। अगर रिएक्शन बैलेंस करना है देन आपको तो पता है कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से यहाँ पे 4 H2O आएगा, एंड अगर उधर 4 H2O आएगा मतलब इधर 8H+ आएगा, एंड फिर इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं, राइट। सो यहाँ पे यू विल हैव 7 यूनिट्स का चार्ज है, यहाँ पे +2 है, सो आपको 5 इलेक्ट्रॉन देने हैं, राइट। सो जैसा कि मैं ऊपर बोला कि इट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल। सो इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, 5। कितना मॉलिक्यूल है आपके पास MnO4 माइनस के, 1। सो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। Mn+2 का कितना होगा, सॉरी एन फैक्टर कितना होगा, 5, एंड इसका एन फैक्टर कितना होगा, 5। दैट्स ऑल, है ना। सो वही मैं बोला था, इट इज लाइक इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल। सो 5 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं, 1। सो एन फैक्टर कितना होगा, 5, ठीक है। सो हर बार आपको ऐसे ही करना है। ये दूसरा रिएक्शन है विच इज लाइक MnO4 माइनस C2O4 minus 2 plus H plus gives Mn+2 and then CO2। तो दरअसल C2O4 minus 2 जो है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सलेट आयन, ठीक है, ये ऑक्सलेट आयन है, एंड यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से निकालना है। सो देर इज नो इशू विथ मैंगनीज, राइट, ये तो आप कर ही लोगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऑक्सलेट आयन ये जो है इसका एन फैक्टर कितना होगा। सो आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, एंड जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे
देन यू विल बी फाइंडिंग कि इस कार्बन पे +3 चार्ज एंड CO2 के अंदर पड़ा हुआ कार्बन के ऊपर +4 है। सो जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको क्या करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर है, 1 के बराबर है। एंड देन आप जिस मॉलिक्यूल का एन फैक्टर निकालना चाहते हो आप उसको पकड़ो। तो मैं यहाँ इसको ऑक्सलेट वाले को पकड़ रहा हूँ एंड यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स हैं, बोलो 2। तो इट विल बी लाइक 1 इंटू 2 इज 2, हो गया एन फैक्टर। एंड अगर मैं CO2 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए जाऊँ देन वो कितना होगा, वहाँ कितना कार्बन एटम है, 1। सो चेंज इज 1 एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1, सो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। सो आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैं जानबूझ के ऐसे ही केसेस ले रहा हूँ जहाँ पे ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। नॉन रिडॉक्स के लिए मेनली हम लोग नॉर्मल बैलेंसिंग से कर लेते हैं, ठीक है। मेनली व्हेन यू विल बी गेटिंग क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद एन फैक्टर, रिएक्शंस जो है वो रेडॉक्स ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक केस है, लाइक कि एक ही एलिमेंट एक कंपाउंड के अंदर पड़ा हुआ एक एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे कंपाउंड में पड़ा हुआ एक एलिमेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। नाउ इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, लाइक कि जैसा मैंने बोला, लाइक यू हैव C2O4-2 चेंजेस टू CO2, है ना। एंड यहाँ पे आप एटम बैलेंस कर लो। जब आप एटम बैलेंस करोगे देन फिर आप क्या बैलेंस करोगे, आपको चार्ज बैलेंस करना है। सो इट विल बी लाइक 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं एंड यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास C2O4 के, एक। सो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, सो इट इज 2। सिमिलरली CO2 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिखने के लिए जाऊँ देन 2 CO2 है इन्वॉल्व। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 CO2 के लिए, तो एक CO2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इट वुड बी लाइक 1, ठीक है। तो आपको जो है एन फैक्टर ऐसे ही कैलकुलेट करना है, राइट। नाउ नाउ जो दूसरा केस आता है एन फैक्टर का प्रॉब्लम्स के अंदर, वहां पे आप ये एग्जांपल देखो, FeC2O4 plus MnO4 minus will give what, Mn+2 plus Fe+3 plus CO2। दरअसल ये JEE मेंस में भी पूछा है और JEE एडवांस में भी पूछा हुआ सवाल है ये। एंड यहाँ पे अगर आप Fe को देखोगे देन ये Fe जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड कार्बन को अगर आप देखोगे देन ये +3 है। मैंने कुछ नहीं किया है, ऊपर के जो 2 एग्जांपल्स है उसको ऐसा क्लब कर दिया है एंड यहाँ पे Fe+3 में है एंड ये कार्बन जो है वो +4 में है। अब आप यहाँ साफ साफ देख पा रहे हो कि इसके अंदर पड़े हुए जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों का क्या हो रहा है, उन दोनों का आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो उस केस में आप चीज़ों को कैसे डील करोगे, ठीक है। तो एक चीज़ जो है वो आप Fe के लिए आप चेंज कैलकुलेट कर लो Fe के कारण। सो उसके लिए आपका जो है वो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल कर आ रहा है, 1 आ रहा है। ये तो हम लोग ऊपर भी डिसाइड कर लिए थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट एन फैक्टर ड्यू टू Fe अगर आप देखने के लिए जाओगे इसके अंदर, तो आपके पास एक ही Fe है। सो इट विल बी लाइक 1 इंटू 1 इज 1, देर इज नो प्रॉब्लम। नाउ जैसा कि मैंने ऊपर वाले प्रॉब्लम में भी डिस्कस करा था कि इस कार्बन के कारण आपके पास चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, बोलो। कार्बन के कारण चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है एंड यहाँ पे कितने कार्बन है आपके पास, 2। सो एन फैक्टर ड्यू टू कार्बन अगर मैं लिखने के लिए जाऊँ देन इट विल बी लाइक 1 इंटू 2 विच इज 2। सो इफ पूरे मॉलिक्यूल का अगर एन फैक्टर आप देखने के लिए जाओगे देन उस पूरे मॉलिक्यूल के एन फैक्टर के अंदर यू वुड बी फाइंडिंग कि Fe का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड सी कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो एन फैक्टर उस केस में यू विल बी having it to be like n factor due to Fe plus n factor due to carbon which is 1 plus 2 equals 3। आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अब आप बोल सकते हो कि अगर रिडक्शन होता तो दोनों का, तो अगर दोनों का रिडक्शन होता तो फिर आप क्या करते, फिर भी आप ऐड करते। और एक का ऑक्सीडेशन होता एक का रिडक्शन होता तो फिर आप क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। एंड लास्ट ब्रह्मास्त्र तो मैंने बोला ही है कि आपको क्या चलाना है, राइट। आपको बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं पर मॉलिक्यूल के लिए को देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं।
अगर मैं यहाँ बैलेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने जाऊँ, देन इट इज लाइक FeC2O4 गिव्स Fe+3 प्लस CO2। वाई मैं बैलेंसिंग पे ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं आपसे पूछूँ Fe+3 का एन फैक्टर कितना होगा, देन जानते हो आप क्या बोलोगे? इसका एन फैक्टर, हाँ ठीक है, चेंज कितने का था? एक का था, एक Fe है, सो इट वुड बी लाइक 1 × 1 इज 1। एंड अगर मैं CO2 के बारे में एन फैक्टर यहाँ आपसे पूछने के लिए जाऊँ, देन वो आप बोलोगे एन फैक्टर इसका कितना है? 1। बट क्या ये वाकई में 1 है, इज वॉट यू हैव टू सी। ठीक है, तो उसके लिए आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे एंड यहाँ पे आपका 2 होगा। अब जो है वो आपका रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ पे चार्ज अभी बैलेंस नहीं है, सो इट वाज लाइक 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपका रिएक्शन परफेक्टली बैलेंस है। नाउ अब आप देखोगे, देन इस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व एंड आपके पास FeC2O4 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एक ही मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए इसका एन फैक्टर जो है वो 3 है। एंड यहाँ ऊपर जैसे मैंने आपको तरीका बताया था, उस तरीके से भी आपको कितना आ रहा था? 3 आ रहा था। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, देन Fe+3 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा? इट वुड बी 3। इट वुड बी 3। एंड अगर CO2 के इन फैक्टर के बारे में मैं बातें करने के लिए जाऊं, देन इट वुड बी लाइक 3/2। बट क्या वो 1 है? द आंसर इज नो। विच मीन्स आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब किसी एक से ज़्यादा एलिमेंट का एक कंपाउंड के अंदर दोनों ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है, देन प्रोडक्ट में पड़े हुए प्रोडक्ट्स का एन फैक्टर आप स्ट्रेट अवे इस तरीके से मत निकाल देना। अगर इस तरीके से निकाल दोगे, देन आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। एंड अल्टीमेटली आप कैसे निकालोगे? इट इज लाइक इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल। आप बोल सकते हो कि लाइक क्या उसमें गड़बड़ है, ये क्यों सही है? तो भाई आपको ऊपर मैंने जैसे बताया था कि इक्विवेलेंस आपके बराबर होने चाहिए। सो इक्विवेलेंस ऑफ Fe C2O4 should be equal to what? Equivalence of Fe+3 is equal to what? Equivalence of CO2। अपना पूरा एजेंडा ही इक्विवेलेंस का था, ठीक है, कि जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज है उनके इक्विवेलेंस बराबर होंगे। अब आप सोचो यार, इसके 1 मोल्स हैं, इसका एन फैक्टर 3 है, तो इसके इक्विवेलेंस कितने होंगे? मैंने लिखा था राइट, मोल्स इनटू एन फैक्टर, है ना? सो मोल्स 1 है एंड एन फैक्टर 3 है, सो इक्विवेलेंस 3 हो गए, ओके इसके। बट आप इमेजिन करो, इसके मोल्स कितने हैं? 1। अगर आप इसका एन फैक्टर 1 लेके चल रहे हो, देन क्या इसके इक्विवेलेंस 3 होंगे? द आंसर इज नो। आपको उसका एन फैक्टर क्या लेके चलना होगा? 3। तभी उस केस में इक्विवेलेंस जो है वो 3 निकल कर आएगा। सिमिलरली CO2 के मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स, एंड इसका एन फैक्टर कितना है? 3/2। एंड अगर आप 3/2 लेके चलोगे, तभी इक्विवेलेंस 3 के बराबर होगा, राइट? सो इस केस के अंदर आप हमेशा ध्यान रखिएगा while calculating n factor for the species which is there in the product side, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? लास्ट केस जो बचता है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का होता है। एंड आपको तो पता है, एलिमेंट, एक ही एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है। तो अगर मैं इन जनरल लिखने के लिए जाऊँ, लाइक A gives A N1 plus A N2 minus, let's suppose। एंड आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि A से N1 प्लस अगर हो रहा है, देन यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। एंड A से N2 माइनस, देन यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन। यहाँ 0 है, राइट? नाउ अगर मैं A के एन फैक्टर के बारे में बातें करने के लिए जाऊँ, देन इसका एन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, एंड दैट फॉर्मूला इज N1 × N2 बाय N1 + N2, ठीक है? एंड ये फॉर्मूला आप डिराइव भी कर सकते हो। आप बोल सकते हो लाइक N1 क्या है, तो आप बोल सकते हो कि जब A ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, A का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस समय जो एन फैक्टर होगा वो N1 है। एंड जब उसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, देन उस समय एन फैक्टर क्या है? N2 है। आप इसको जैसा मैंने बोला आप डिराइव भी कर सकते हो। एंड इट इज़ लाइक A गिव्स A N1 प्लस, एंड यहाँ एटम तो बैलेंस ही है, इलेक्ट्रॉन्स आपको बैलेंस करना है, देन इट इज़ लाइक N1E। दूसरा रिएक्शन है वो है A से अगेन A N2 माइनस। मैं दोनों जगहों पे A को लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ बिकॉज उसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। एंड इलेक्ट्रॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए अगर मैं जाऊँ, देन इट इज लाइक N2E। अब ना इन दोनों रिएक्शंस को मेरे को ऐड करना है,
इन दोनों रिएक्शंस को जब मैं ऐड करूंगा देन इट शुड बी इन सच अ वे दैट इलेक्ट्रॉन शुड गेट कैंसिल्ड आउट, व्हिच मींस इस रिएक्शन को मुझे n1 से n2 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड इस रिएक्शन को मुझे n1 से मल्टीप्लाई करना होगा। एंड जब मैं ऐसा करूंगा देन जो पूरा फाइनल रिएक्शन आएगा वो होगा इट वुड बी लाइक n1 plus n2 a gives n2 a n1 plus n1 a n2 minus। एंड अगर आप यहां से देख पा रहे हैं देन n फैक्टर a का कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे, जितने कैंसिल हुए राइट, विच इज लाइक n1 into n2 एंड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है उसका, इट इज लाइक n1 plus n2। सो यही मैं आपसे बोल रहा था। एंड अगर मैं इसके n फैक्टर की बात करूं, बेसिकली इसके n फैक्टर की बात करूं, ये तो उसके चार्ज के ही बराबर हो जाएगा लाइक n1। एंड अगर इसके n फैक्टर के बारे में मैं बात करूं देन इट इज लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ n2। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इट इज लाइक P4 है आपके पास, ये मैंने पिछले क्लास में भी लिया था, PH3 है एंड आपके पास H3PO4 है। आप साफ साफ देख पा रहे हो देन ये 0 है एंड यहाँ फॉस्फोरस जो है वो -3 है और यहाँ फॉस्फोरस +5 है। सो अगर मैं N1 बोलूँ, ओके, यहाँ से यहाँ जब आप चेंजेस देख रहे हो देन उससे एसोसिएटेड अगर n फैक्टर में n1 बोल रहा हूँ एंड यहाँ से यहाँ जब आप चेंजेस देख रहे हो एंड उससे एसोसिएटेड n फैक्टर में n2 बोल रहा हूँ देन n1 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी बोलो। इट इज़ लाइक कि 0 से +3 -3 है। सो चेंज कितने का है, इफ़ आई टॉक अबाउट यू नो इस ट्रांजिशन में लाइक P4 से PH3 -3 से 0। सो यहाँ पे चेंज कितने का है, चेंज इज 3 का है एंड कितने फॉस्फोरस है आपके पास 4 है देन n1 जो है वो इट वुड बी लाइक 3 into 4 equals 12। ठीक है, एज एट द सेम टाइम अगर मैं इस ट्रांजिशन की बात करूँ लाइक P4 से H3PO4 वाला केस, सो इट इज़ लाइक +5 था, इट इज़ लाइक यहाँ 0 था। यहाँ पे चेंज कितने का है, चेंज इज 5 का है एंड कितने फॉस्फोरस हैं 4 हैं। सो n फैक्टर कितना हो जाएगा, इट वुड लाइक 5 into 4 equals 20 और यही क्या है n2 है। ठीक है, अब यहाँ पे P4 का n फैक्टर क्या होगा, एक बार में तो इधर से ये आ रहा है और इधर से ये आ रहा है तो आप चुपचाप फॉर्मूला लगा दो। सो इट वुड बी लाइक 12 into 20 बाय 12 plus 20 is 32 which would be like 15/2। सिमिलरली अगर यहाँ पे इसके अगर n फैक्टर की बात करोगे देन वहाँ पे चार्ज कितना है -3 और आपको मैग्नीट्यूड लेना है। सो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, इट वुड बी लाइक 3 एंड अगर H3PO4 के बारे में n फैक्टर में लिखने के लिए जाऊँ देन ये कितना हो जाएगा 5। आपके पास यही 3 केसेस पड़ेंगे जहाँ पे आपसे वो n फैक्टर कैलकुलेट करवाएगा। ठीक है, बाद बाकी इसके अलावा भी बहुत सारा केसेस है एसोसिएटेड विथ n फैक्टर, बट अपने को उतना लोड नहीं लेना है बिकॉज जो आपका जो एजेंडा है जो क्वेश्चन सॉल्व करने का, उन क्वेश्चंस के अंदर आपको यही सारे केसेस मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में विद द बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड हम लोग फिर इसके एप्लीकेशंस को भी वहाँ देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है एंड ऑल। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।